आज विशेष रूप से चर्चा होगी प्री बजट डिस्कशंस के बारे में। क्या एक्सपेक्टेशंस है एक मिडिल क्लास की, क्या एक्सपेक्टेशंस है टैक्स को लेकर, टैक्स स्लैब को लेकर, इन्वेस्टमेंट और सेविंग स्कीम्स को लेकर। इस विषय पर चर्चा करने के लिए एक विशेष मेहमान को हमने आमंत्रित किया है। आइए मिलकर स्वागत करते हैं शुभम गोयल जी का। वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट है, फाइनेंशियल एडवाइजर है। सर, आपका बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। शुभम जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। थैंक यू। चर्चा की शुरुआत सर यहीं से करें, क्योंकि बजट वैसे तो एक बहुत बड़ा ड्राफ्ट होता है, डिटेल्ड होता है, रिसीट्स और एक्सपेंडिचर की बात उसमें होती है, लेकिन एक लेमैन के लिए तो बजट यानी टैक्स, बजट यानी टैक्स रेट्स चेंज हुए क्या, कितना टैक्स देना पड़ेगा। तो एक मिडिल क्लास के लिए आने वाले बजट में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, ये बजट अगर आप बात करें टैक्स के प्रीव्यू से, इनकम टैक्स के प्रीव्यू से, तो ये बजट बहुत खास होने वाला है, क्योंकि 1 अप्रैल से नया इनकम टैक्स एप्लीकेबल होने वाला है। हालांकि अभी ज़्यादा चेंजेस नोटिफाई नहीं हुए हैं कि पुराने इनकम टैक्स में और नए इनकम टैक्स में क्या चेंजेस होंगे। बेसिकली तो सिर्फ सेक्शन को रीमॉडिफाई किया है और एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर उस एक्ट को पास किया गया है। और अब अगर हम बात करें कि एक्सपेक्टेशन क्या होगी, हमेशा जितने भी मिडिल क्लास हैं या जितने भी टैक्स पेयर हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन यही होती है कि जो पिछली बार हमें टैक्स में छूट दी गई थी उसमें कोई और एडिशनल बेनिफिट मिलेंगे या उस छूट को और बढ़ाया जाएगा। तो अगर मिडिल क्लास की अगर बात करें तो यही एक्सपेक्टेशन है, जो स्लैब रेट है उसके अंदर स्लैब को थोड़ा सा बढ़ाया जाए। जैसे जो अभी 4 लाख तक की एग्जम्पशन है, उसे थोड़ा क्या वो 5 किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। या अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात करें, जो अगर कोई सैलरी अर्न कर रहा है तो उसे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है 75,000 रुपये की, तो क्या उसके अंदर कोई इंक्रीज होगा? क्या न्यू रिजीम के अंदर जो डिडक्शन के बेनिफिट नहीं मिलते, या लिमिटेड एनपीएस का एक अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है तो उसका बेनिफिट मिलता है, तो उसमें क्या इंश्योरेंस का बेनिफिट मिल जाएगा, या बच्चों की स्कूल फीस का बेनिफिट मिल जाएगा, या अगर होम लोन की रीपेमेंट कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट मिल जाएगा। यही सारी एक्सपेक्टेशन है, वो देखते हैं अभी सरकार क्या डिसाइड करती बिल्कुल, है। बिल्कुल। शुभम जी, देखिए साल अभी शुरू हुआ है और मुझे लगता है कि बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो इस साल उम्मीद में होंगे और उनका ड्रीम होगा घर लेने का। तो क्या लगता है कि बजट में किसी जिनका भी ड्रीम है घर लेने का, कितनी उम्मीद ये साकार हो सकती है? देखिए, बजट के अंदर ये हो सकता है कि सरकार एक अलग से एलोकेशन दे। जैसे प्रधानमंत्री जी ने इस स्कीम भी निकाली हुई थी कि जो भी अगर अपना होम लोन ले रहा है, फर्स्ट टाइम होम बायर है, तो उसे इंटरेस्ट में सब्सिडी दी जाती थी जब वो अप्लाई करता था। तो इस सब्सिडी को क्या बढ़ाया जाएगा? क्या ऐसा हो सकता है कि अगर मानो सब्सिडी भी नहीं बढ़ा रहे हैं तो न्यू रिजीम के अंदर इंटरेस्ट जो खुद से लोन ले रहे हैं उसकी टैक्स का बेनिफिट मिल जाए? मतलब न्यू रिजीम में अभी तो कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं होम लोन के ऊपर, अगर वो पे कर रहे हैं तो उसे क्या न्यू रिजीम में कंसीडर किया जाएगा? तो यही सारी चीज़ें हैं। मतलब ये होम ओनरशिप को भी बढ़ाएगी कि जो अभी किराया पे कर रहे हैं वो अपना एक छोटा घर लेके भी मतलब लेने की सोच सकते हैं। जी, ये तो घरेलू व्यक्ति की बात हुई। शुभम जी, जो एमएसएमईज़ हैं, जो नए स्टार्टअप्स हैं, क्या लगता है आपको उनके लिए क्या कोई कंप्लायंस नॉर्म्स आसान होंगे, कोई डेप्रिसिएशन का कोई ज़्यादा बेनिफिट अगर वो ले सकें, या ऐसा कैसे देखते हैं? देखिए, हर बजट में कुछ ना कुछ प्रावधान सरकार एमएसएमई के लिए देती है। इस बार भी हम उम्मीद करते हैं कि सरकार कुछ नए एडिशनल बेनिफिट एमएसएमई को देगी। जैसे एमएसएमई को सस्ता लोन भी मिल जाता है, या बिना कोलेट्रल के मिल जाता है, सरकारी गारंटी पे मिल जाता है, जिसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। अलग अलग मतलब प्रोसेस होता है। तो ऐसी कोई नई स्कीम्स एमएसएमई के लिए सरकार इस बजट के अंदर ला सकती है, जिससे जितने भी नए बिजनेस हैं या छोटे बिजनेस हैं उनको कुछ फ़ायदा मिले। या जैसे सपोज आपने कहा कि कोई डेप्रिसिएशन का बेनिफिट, तो कोई अगर नई एसेट खरीद रहे हैं तो नॉर्मली 10 से 15% या कंप्यूटर के केस में 40% डेप्रिसिएशन मिलता है। तो हो सकता है कि सरकार ऐसा कोई प्रावधान दे कि एमएसएमई को थोड़ा और एडिशनल डेप्रिसिएशन सरकार मतलब बेनिफिट के रूप में दे दे। जी शुभम जी, उम्मीदें बहुत सारी हैं सभी को। अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, एम्प्लॉयमेंट की बात करें, तो क्या कैसा लगता है आपको?
देखिए जैसे एमएसएमई अगर बढ़ेगा, जी अगर मतलब और अच्छे पॉलिसीज आएंगी तो ऑब्वियसली एमएसएमई सेक्टर ग्रो करेगा, और जैसे ही कोई ग्रो करेगा तो फिर उसकी जॉब की भी रिक्वायरमेंट्स बढ़ेंगी। तो मतलब अब यही उम्मीद करी जाएगी कि ये ग्रोथ होगी। अगर बिजनेस की ग्रोथ होगी तो फिर एम्प्लॉयमेंट में भी काफ़ी ग्रोथ होगी। एक बिजनेस खुलता है तो साथ में अपनी काफ़ी एम्प्लॉयमेंट्स भी लाता है। बिल्कुल। सर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या सरकार की प्रायोरिटी हमेशा की तरह बनी रहेगी, क्या लगता है आपको? जी आजकल आप देख सकते हैं मतलब कितना इंफ्रा के अंदर काम हो रहा है। मतलब ट्रेन्स को देखें आप, अगर हाईवेज को देखें तो काफ़ी काम हो रहा है। और ऑब्वियसली बजट है तो बजट का परसेंटेज होता है। जैसे आपने शुरू में बताया, हम भी अगर कुछ इनकम करते हैं तो हम भी एक बजट बना के चलते हैं। अरे हमारा जैसे लाख रुपए आएगा, उसमें से 25,000 की ईएमआई चली जाएगी, 20,000 की स्कूल फीस चली जाएगी, घर खर्च में 40,000, 10,000 की एसआईपी कर लेंगे। तो ये सारा बजट होता है। ऐसे ही सरकार बजट बनाएगी कि हमारी ये इनकम होगी, यहाँ से इतना पैसा आएगा, डायरेक्ट टैक्स से इतना आएगा, इनडायरेक्ट टैक्स से इतना आएगा। फिर उसकी वो एलोकेशन करती है सरकार की, हम इंफ्रा के लिए इतना परसेंट एलोकेट कर रहे हैं, डिफेंस के लिए इतना कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए इतना कर रहे हैं, मेडिकल के लिए इतना कर रहे हैं, और सब्सिडीज़ के लिए इतना कर रहे हैं। तो ये एलोकेशन तो होती है। बस ये देखना होता है कि किस ईयर में सरकार किस चीज़ को प्रायोरिटी देती है। प्रपोर्शन किसका ज़्यादा है? जी, एलोकेशन तो इनकम के बेस पे ही होगा। जितनी इनकम बढ़ेगी उतना एलोकेशन बढ़ता रहेगा। बिल्कुल। एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट की बात करें और स्पेशली इसमें वुमेन्स की हम बात करें तो क्या लगता है कुछ अलग प्रावधान, कुछ अलग इनको नज़र में रखा जाएगा? बिल्कुल। अब जितना भी हम पास्ट ट्रेंड देख रहे हैं तो उसके अंदर वुमेन्स एंटरप्रेन्योर के लिए या बच्चों के लिए मतलब सरकार ने एलोकेशन अपनी बढ़ाई ही है। तो इस बार भी यही उम्मीद रहेगी कि सरकार पहले से ज़्यादा एलोकेट करेगी इस चीज़ के अगर लिए। इन्फ्लेशन की बात करें, मुद्रास्फीति की बात करें, महंगाई की बात करें, क्योंकि आम आदमी का ये भी एक कंसर्न होता है कि बजट के आने के बाद, नए बजट के लागू होने के बाद क्या महंगाई में भी थोड़ी सी राहत होगी, महंगाई कंट्रोल रहेगी, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कंट्रोल रहेगी? नॉर्मली तो अभी कंट्रोल ही चल रहा है। अब जैसे जीएसटी 2.0 आया उसके बाद से काफ़ी चीज़ों के रेट कम हुए हैं। अब कई चीज़ें होती हैं कि अब 2.0 के अंदर 2.0 के अंदर काफ़ी रेट बढ़े भी होंगे, लेकिन वो इम्पैक्ट मोर और लेस यही है कि इन्फ्लेशन को उसने थोड़ा कंट्रोल किया है। चीज़ों के दाम लाइफस्टाइल पर तो बहुत ज़्यादा मतलब कोई महंगाई की मार नहीं पड़ी है, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। अगर आप लग्जरी में जाएंगे तो शायद उसके रेट बढ़े होंगे, अदरवाइज रेट कम ही हुए। तो उम्मीद तो यही रहेगी कि बजट जो है काफ़ी अच्छा रहेगा इस बार भी, और इन्फ्लेशन कंट्रोल में ही रहेगा। वैसे भी तो थोड़ा बहुत तो इन्फ्लेशन को हेल्दी ही माना जाता है, होना भी चाहिए। बिल्कुल। शुभम जी, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और मुझे ये बताइए कि कुछ ऐसी टिप्स आप हमारे व्यूअर्स को दीजिए फाइनेंशियल प्लानिंग की, चाहे बजट कैसा भी हो, बजट जब आएगा, बजट या अभी भी वो एक रूटीन जो फॉलो कर सकते हैं, अपनी कितनी भी सैलरी हो, कितनी भी आय हो, कुछ ऐसी बेसिक टिप्स 3-4 आप बातें बताइए। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, पहले ओल्ड रिजीम होती थी ना, तो है तो अभी भी, लेकिन फ़ायदा भी ज़्यादातर न्यू रिजीम के अंदर मिलता है। तो ओल्ड रिजीम होती थी तो टैक्स बचाने के चक्कर में लोग सेविंग कर लेते थे, टैक्स सेविंग एफडी कर लेते थे या कोई इन्वेस्टमेंट प्लान ले लेते थे। लेकिन अब न्यू रिजीम आने के चक्कर से तो वो कम होता जा रहा है। तो मेरी तो यही मतलब टिप्स रहेगी कि आप भले न्यू रिजीम ले रहे हो, आपको सेविंग का बेनिफिट नहीं मिल रहा हो, स्टिल आपको अपनी सेविंग बरकरार रखनी चाहिए और सेव करते रहना चाहिए। और जैसे ही बजट आता है आप उसके अंदर देखें कि क्या क्या बेनिफिट आए हैं, या कोई ऐसी स्कीम आई है जिसके अंदर हम इन्वेस्ट कर देंगे या ऐसे करेंगे तो हमें टैक्स बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि अब अगर आप मानिए 10,000 का अगर आपका टैक्स भी बच रहा है तो एक तरीके से वो आपकी इनकम ही बढ़ी है। क्यों अगर आपने नहीं मतलब खर्च नहीं हुआ या टैक्स नहीं लगा तो वो इनकम ही बढ़ी है। तो आप कोशिश करिए कि उसे भी आप सेव कर लें ताकि आगे आपको मतलब उसको कभी फ्यूचर में बेनिफिट
उसका मिल सके। जी, यानी कि मैंडेटरी सेविंग्स तो सरकार करवा ही देती है, वो प्रोविडेंट फंड के माध्यम से हो या किसी और, लेकिन वॉलंटरी सेविंग्स को तो बढ़ाना ये तो हमारे ही हाथ में है और वो हर एक व्यक्ति का दायित्व होना ही चाहिए, कर्तव्य भी होना चाहिए। सर, हम टैक्स पेयर की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट टैक्सेस की बात कर रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस में जीएसटी 2.0 की बात अभी आपने की थी, क्या लगता है, क्या एक्सपेक्टेशंस है कि आगे जाकर जीएसटी के कंप्लायंसेस और ज़्यादा आसान होंगे? देखिए, धीरे धीरे सरकार कंप्लायंसेस को आसान कर रही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा कंप्लायंसेस आसान कर दिए, लेकिन अगर आप ये देखें कि लास्ट ईयर कितने कंप्लायंसेस थे, अब कोई बड़े हैं क्या, तो उस कंपैरिजन में वो कंप्लायंसेस आसान हो रहे हैं। जैसे पहले एनुअल रिटर्न मैंडेटरी हुआ करती थी, मतलब जीएसटी की अगर मैं बात करूं कि आप जीएसटी की मंथली फाइलिंग्स कर रहे हैं, उसके बाद भी एनुअल रिटर्न मैंडेटरी हुआ करती थी, तो सरकार वो लिमिट भी बढ़ाई जा रही है, 2 करोड़ 5 करोड़ ऐसे कर करके कि आपको तब तक एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करनी है, आपकी सेल इतनी नहीं हो जाती तब तक। तो ऐसे काफ़ी कंप्लायंसेस हैं। इनकम टैक्स रिटर्न को वो आसान कर रही है। प्री फिल आईटीआर फॉर्म्स आ रहे हैं जिसमें आपने वेरीफाई करना है एक बारी कि हाँ ये जो डिटेल्स हैं वो सही हैं या नहीं है। अगर वो सही हैं तो आपने बस बटन दबाना और रिटर्न फाइल हो जाती है। अदरवाइज वो एडिट करके आप अपनी मतलब अमेंड कर सकते हैं उसको और फिर अपनी रिटर्न को दायर कर सकते हैं। ऐसे ही कंप्लायंसेस हैं। धीरे धीरे कंप्लायंस पे भी सरकार मतलब उस कंप्लायंस को भी लाइट करने में लगी बना रहे हैं, ताकि तो यानी उम्मीद है कि ये बजट सभी के फेवर में रहेगा, सबके लिए आशा अनुरूप होगा। जो एक्सपेक्टेशंस अभी आपने जिनका जिक्र किया, जो एक्सप्रेस किया, वो उस आशा के अनुरूप बजट होगा। सबका हित होगा, सबका साथ है, सबका विकास भी होगा, सबका विश्वास भी है और सबका प्रयास भी है। शुभम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत आभार। थैंक यू।